महास्थबिर जातक अध्याय 23। कारोबार की नींव जमने से पहले ही पिताजी ने मन ही मन ये फैसला कर लिया कि हम तीनों भाइयों को विलायत के उन मशहूर पब्लिक स्कूलों में पढ़ने के लिए भेज देंगे। पिताजी की एक विदेशी सहेली थीं, मिस गिलबर्ट। वे ईसाई धर्म की प्रचारक थीं। वे अक्सर पिताजी को समझाया करती थीं कि अगर लड़कों को सचमुच काबिल बनाना चाहते हो तो उन्हें समंदर पार विलायत भेजो। मिस गिलबर्ट ने खुद आगे बढ़कर ईटन, हैरो और रग्बी जैसे स्कूलों की नियम पुस्तिकाएं मंगवाने के लिए पत्र भेज दिए। 2 दिन बाद हम 7 समंदर पार पढ़ने जाएंगे। इस उत्साह में हम तीनों भाइयों के पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। दुनिया की हर चीज हमें अब बहुत छोटी और मामूली लगने लगी थी। उधर घर के भीतर हिसाब किताब की डायरियां खुल चुकी थीं। महीने में 25,000 स्लेट तैयार करने के लिए जिस बड़ी रकम की जरूरत थी उसका इंतजाम करते करते पिताजी के पसीने छूट रहे थे। वे पैसों के लिए दर दर भटके, कई दरवाजे खटखटाए, पर जो कुछ भी हाथ लगा वो इस बड़े काम के सामने ऊंट के मुंह में जीरे जैसा था। उस मामूली पूंजी के साथ व्यापार के महासागर में कूदने की हिम्मत खुद पिताजी भी नहीं जुटा पा रहे थे। उधर जो लोग स्लेट लेने के लिए बेताब थे वे इस तरफ की ढील और देरी देखकर धीरे धीरे अपना उत्साह खोने लगे। इसी बीच दूर विलायत से खबर आई कि हमारी जो उम्र है उसमें सीधे उन बड़े स्कूलों में दाखिला नहीं मिल सकता। उससे पहले करीब 4 साल किसी और स्कूल में पढ़ाई करनी होगी। मिस गिलबर्ट खैर हार मानने वाली महिला नहीं थीं। उन्होंने सारी व्यवस्था बड़ी बारीकी से कर ली। पिताजी को इस बारे में चिंता करने का मौका तक नहीं दिया। उन दिनों करीब हर 5 साल में कलकत्ता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ करता था। उस बार बीडन गार्डन में कांग्रेस के अधिवेशन के साथ साथ एक बड़ी भारतीय औद्योगिक प्रदर्शनी भी लगाई गई। हमारे बनाए हुए अरारोट को दिखाने के लिए वहां एक दुकान यानी स्टॉल लिया गया। प्रदर्शनी के आयोजकों ने सभी हिस्सा लेने वालों को कांग्रेस के मुख्य अधिवेशन में जाने का मौका दिया, जिससे हमें भी वहां जाने का सौभाग्य मिला। उस बड़े जन सैलाब के बीच हमारा वो छोटा सा प्रयास जैसे एक नए सम्मान से भर उठा। बचपन में ही हमारे मन में ये बात बैठा दी गई थी कि कांग्रेस हमारी राष्ट्रीय महासभा है। हम गुलाम हैं और ये गुलामी बहुत शर्मनाक और गिरी हुई चीज है। ये सच पिताजी के मुंह से लगातार सुनते सुनते हमारी रगों में बस गया था। न जाने क्यों हमारे उस बाल मन को पक्का भरोसा था कि यही महासभा एक दिन हमारी गुलामी की बेड़ियां काट फेंकेगी। लेकिन अफसोस, हमारा वो नादान बचपन जब आज़ादी की ताज़ा हवा के लिए तड़पता था, ठीक उसी समय उस महासभा के बड़े बड़े विद्वान नेता वहां बैठकर इस जुगाड़ में लगे रहते थे कि विदेशी शासकों के साथ हमारी इस गुलामी के रिश्ते को और कितना मीठा और प्यारा बनाया जा सकता है। उस बार बीडन गार्डन के उस अधिवेशन में अध्यक्ष बने थे दिनशा ईदालजी वाचा। उस दौर की कांग्रेस भी क्या अजीब चीज थी। अगर उसका पूरा ब्यौरा गने बैठूं तो एक महाकाव्य ही लिख जाए। चारों तरफ लोगों का मेला लगा था। सबके सिरों पर अलग अलग तरह की टोपियां और साफे थे, जिनकी वैविध्य का कोई अंत ही नहीं था। फिर भी ज्यादातर बंगालियों के तन पर उस समय विदेशी कोट पैंट ही फपता था। हमारे उस जमाने के राष्ट्रीय नेता कांग्रेस के रथ को इतनी धीमी चाल से खींच रहे थे कि शायद सदियां बीत जाने के बाद भी वो रथ विलायत के किनारे तक तो पहुंच जाता, पर आजादी के विजय द्वार के नीचे खड़ा हो पाता, ऐसी कल्पना भी वे लोग नहीं कर सकते थे। जिनके दिल में सचमुच आजादी की तड़प उठती थी वे उस बड़ी सभा में लगभग बेगाने और किनारे कर दिए गए लोगों जैसे ही रहते थे। महात्मा गांधी ही वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कांग्रेस के उस पुतले को हाड़ मांस के जीते जागते इंसान में बदल दिया। इस बात को नकारने वाला पत्थर दिल इंसान शायद आज इस दुनिया में कोई नहीं होगा। इसी कांग्रेस में पहली बार प्रोफेसर मुर्तजा पर नजर पड़ी। वो इंसान एक जबरदस्त और निडर व्यायामवीर थे। उनकी लाठी और तलवार चलाने की फुर्ती देखकर सचमुच आंखें फटी की फटी रह जाती थीं। सुडौल और कसरती बदन जो किसी फौलादी खंबे जैसा मजबूत था, और रंग एकदम दूध जैसा गोरा। वैसे तो वे मुसलमान थे, लेकिन ठीक किस देश के रहने वाले थे ये बात उनके साथ रहकर भी हम कभी पूरी तरह समझ नहीं पाए। उनकी आंखें हमेशा सुर्ख लाल रहती थीं। शायद उन पर कोई नशा छाया रहता था। कभी वे कहते कि उनका असली घर तुर्की में है, तो कभी काकेशस के पहाड़ों का जिक्र छेड़ देते। रहते वे श्रीरामपुर में थे। न जाने कितने ही हिंदू परिवारों के बच्चे उनके पास कसरत और लाठी चलाना सीखने आते थे। आगे चलकर हमने भी उनका शिष्य बनना स्वीकार किया। मुर्तजा साहब हमसे टूटी फूटी अंग्रेजी में बात करते थे। ब्रिटिश राज के खिलाफ वे ऐसी भड़काऊ और तीखी बातें बड़ी निडरता से कहते थे जिन्हें आज के दौर में भी सार्वजनिक रूप से कहने में अच्छे अच्छों का कलेजा कांप जाए।
उस मजबूत कद काठी के चारों तरफ एक गजब का रौब और बेमिसाल लोकप्रियता का घेरा हमेशा बना रहता था। प्रदर्शनी की उस भीड़ में न जाने कितने ही निराले नजारे देखने को मिले। बंगाली बाबू देश को आजाद कराने निकले थे, पर तन पर वही ठाट बाट वाली विदेशी पोशाक। ये सोचकर आज भी हंसी आती है। पर इन सब बातों से बढ़कर जिस चीज ने सबसे ज्यादा हैरान किया वो था सूरज की रोशनी में पूरियां तलना। खुले मैदान में चौकोर आईनों को इस तरह सजाया गया था कि सूरज की तेज किरणें उन पर पड़कर सीधी कढ़ाई के घी पर गिरती थीं और घी बिल्कुल खौलने लगता था। उस तपते घी में जब सफेद दूध जैसी पूरियां फूल कर ऊपर आती तो ऐसा लगता मानो हम किसी जादुई नगरी में आ गए हों। वहीं पास में रेवरेंड लाल बिहारी साहा के अंध विद्यालय के बच्चे थे। उनकी मासूम उंगलियां जब खुरदुरे कागज पर धीरे से फिरतीं और वे मजे से किताब पढ़ लेते तो मन के भीतर एक अजीब सी ममता और हैरानी जग उठती थी। प्रदर्शनी का ये सारा शोर शराबा खत्म होते ही हमारी जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया। डफ कॉलेज से नाम कटवाकर हमें एक दूसरे स्कूल में दाखिल करा दिया गया। डफ कॉलेज हमारे घर से करीब 2 मील दूर था। हर दिन धूप और बारिश में धूल भरी सड़कों पर चलकर उतना लंबा रास्ता 2 बार तय करना हमारे कच्चे शरीर पर एक बड़ा जुल्म था। ये बात पिताजी की समझ में आने में कई साल लग गए। आखिरकार घर के पास एक स्कूल में हमें जगह मिल गई। उस स्कूल के मालिक और हेडमास्टर दोनों ही ब्रह्म समाज के लोग थे। उन दिनों बहुत से लोग मुनाफे की लालच में स्कूल खोलकर कारोबार किया करते थे, पर आज के विश्वविद्यालय की तारीफ करनी होगी कि उन्होंने निजी स्वार्थ की ऐसी दुकानें बंद करवा दी और सब कुछ अपने हाथ में ले लिया। डफ साहब के उस स्कूल की तुलना में इस नए स्कूल ने मेरे मन को एक ही पल में सुकून से भर दिया। उसकी सबसे बड़ी वजह थी मेरा बचपन का दोस्त सचिन। किस्मत से वो जिस कक्षा में पढ़ता था मुझे भी ठीक उसी कक्षा में दाखिला मिल गया। यहाँ छात्रों की भीड़ भी कम थी और उस पुराने जमाने की बेदर्दी वाली मारपिटाई का खौफ भी बहुत कम था। मगर एक बड़ी मुश्किल भी थी। छात्रों की संख्या कम होने की वजह से शिक्षकों की नज़र हर एक पर रहती थी। वे हर छात्र से रोज सवाल पूछने का मौका निकाल लेते थे। नतीजा ये होता था कि क्लास में कौन कितना होनहार है और कौन कितनी बहानेबाजी कर रहा है, ये बात सबके सामने आईने की तरह साफ हो जाती थी। आज जब मैं बीते हुए कल की ओर मुड़कर देखता हूं तो लगता है कि हर इंसान अपनी किस्मत माथे पर लिखवा कर ही इस दुनिया में आता है। किसका जीवन किस सांचे में ढलेगा, किस माहौल में उसका व्यक्तित्व निखरेगा, ये सब जैसे पहले से ही तय है। जिंदगी के इस लंबे सफर में किन लोगों के साथ दिल का रिश्ता जुड़ेगा और किन से बिछड़ने का गम सहना होगा, इसे कोई भी दुनियावी ताकत रोक नहीं सकती। कितने ही लोग पूरी उम्र साथ रहकर भी कभी अपने नहीं बन पाते और कभी 2 दिन की जान पहचान वाला कोई इंसान दिल की गहराइयों में हमेशा के लिए बस जाता है। इंसानों का मिलना और बिछड़ना जैसे किसी अनदेखी शक्ति के हाथ में है। प्रिय दोस्तों, अंत तक साथ रहने के लिए धन्यवाद। कृपया हमें प्रोत्साहित करने के लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका सहयोग ही हमारी सबसे बड़ी प्रेरणा है। धन्यवाद।